हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू विराट आईएएस एकेडमी। मॉनेटरी पॉलिसी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम मात्रात्मक उपकरणों की चर्चा करेंगे, अर्थात क्वांटिटेटिव टूल्स की चर्चा करेंगे। देखो, इसके तहत आरबीआई सिर्फ करेंसी की क्वांटिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और ये डायरेक्ट रूप से मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने में मदद भी करती है। और जितने भी क्वांटिटेटिव टूल्स हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स आते हैं। जैसे सबसे पहले क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है, मात्रात्मक उपकरण में जो हम चर्चा करेंगे वो है LAF, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके तहत आरबीआई इकोनॉमी में शॉर्ट पीरियड के लिए लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है। मतलब ये मौद्रिक नीति की जो शॉर्ट टर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर सकती है। अब LAF के अंदर भी दो पार्ट्स हैं, दो टूल्स हैं। पहला है रेपो रेट यानी रेपो दर। रेपो रेट एक ब्याज की दर है जिसके बेस पर आरबीआई जो बैंक्स हैं उनको शॉर्ट पीरियड के लिए कर्ज देता है, डेट देता है, और इस ब्याज की दर को रेपो रेट कहते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा कि रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट पीरियड के लिए कर्ज देता है। और इस प्रोसेस में उधार देने का जो बेस है, जो आधार है, वो आरबीआई जो है वो कुछ लीगल सिक्योरिटी के बेस पर करता है, वैध प्रतिभूतियों के बेस पर। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक हाई रेट पर कर्ज देने लगता है। नेक्स्ट इसका दूसरा टाइप है रिवर्स रेपो रेट, अर्थात RRR। ये वो ब्याज दर है जिसके बेस पर आरबीआई मनी मार्केट से यानी बैंकों से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को, एक्स्ट्रा कैश को एब्जॉर्ब करता है। यानी वो ब्याज दर, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक बाकी बैंकों से शॉर्ट पीरियड के लिए कर्ज लेता है वो RRR कहलाती है, रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। और रिवर्स रेपो रेट अगर गिरती है तो लिक्विडिटी बढ़ती है, तरलता बढ़ती है। आरबीआई के नेक्स्ट हम ये चर्चा करेंगे वेरिएबल रिवर्स रेशो यानी परिवर्तनीय कोष अनुपात। देखो, आरबीआई के अनुसार हर बैंक को अपने कुछ अमाउंट को आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। हालांकि ये बदलता रहता है और ये रिजर्व मेनली दो टाइप का होता है। पहला ये होता है CRR के रूप में जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, और दूसरा होता है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। CRR यानी नगद आरक्षित अनुपात, SLR यानी वैधानिक तरलता अनुपात। अब ये CRR क्या है? देखो, आरबीआई एक्ट 1934 हमने पढ़ा था, तो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 42(1) के मुताबिक हर एक कमर्शियल बैंक को अपने कुल जमा का, कुल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना जरूरी है। इसी को CRR कहते हैं। और आरबीआई CRR की राशि पर ब्याज अदा नहीं करता। CRR का इस्तेमाल केवल लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में होता है। हालांकि ये बैंकों को कंट्रोल करने में भी मदद करता है क्योंकि CRR मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। इसलिए आरबीआई बाई मंथली यानी हर 2 महीने पर, द्वैमासिक आधार पर इसको चेंज कर सकता है। और CRR का परसेंटेज हर बैंक के लिए एक जैसा होता है, एक समान होता है। हालांकि बैंकों की जमा अलग अलग होती है, इसलिए CRR की अमाउंट भी अलग अलग होती है। तो CRR अगर बढ़ेगा तो बैंकों की जो क्रेडिट क्रिएशन की जो लिमिट है यानी उधार देने की जो क्षमता है वो घटेगी। देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हमने पढ़ा था। इसकी धारा 24 की सब सेक्शन 2A के अनुसार हर बैंक को अपनी कुल जमाओं का कुछ हिस्सा खुद अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है। अपने पास ही कुछ हिस्सा बैंक रखता है, और ये कैश के रूप में हो सकता है, ये गोल्ड के रूप में हो सकता है, या सरकार की सिक्योरिटीज के रूप में, प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है। देखो, SLR न सिर्फ करेंसी की लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है बल्कि जो सरकारी सिक्योरिटी है उनकी मांग को भी कंट्रोल कर सकता है। इनडायरेक्टली रूप से सरकार, अगर हम ये कहें कि इनडायरेक्ट रूप से सरकार SLR के माध्यम से कमर्शियल बैंकों से पैसा इकट्ठा कर सकती है, तो SLR बढ़ेगा तो बैंकों की जो क्रेडिट क्रिएशन की जो एबिलिटी है वो घटेगी। तो आज सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर दिस सेशन।